हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बड़ा मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आइए फिर आज अपने क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और अभी हमने हाल ही में एक क्लास देखा था, पिछली क्लास में, कि भारत की स्थिति, भारत की पोजीशन देखा। उसमें अक्षांश देशांतर से लेकर के कौन किन किन पड़ोसी देशों के बीच में हमारा एक देश है, भारत देश, उसके बारे में हमने देखा। और कौन सा देश हमारे भारत से कितने किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है या सीमा बनाता है, वो हमने सारी चीज़ें को देखा। और आज उसी के आगे चलने वाले हैं। और हम देख पा रहे हैं ये जो हमारा प्यारा भारत देश, ये हमारा भारत देश। और इस भारत देश में हमने देखा था कि जो हमारा कर्क रेखा होता है, जो हमारा कर्क रेखा होता है, वो हमारे भारत को दो बराबर हिस्सों में विभक्त कर देता है। और हमने बात किया था कि जो कर्क रेखा है, ये हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। हमने देखा था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखा। अब आज हम हमारे भारत देश के बारे में देख पा रहे हैं कि जो कर्क रेखा जो हमारे भारत देश से गुजरता है, ये जो कर्क रेखा हमारे भारत को लगभग बराबर दो भागों में डिवाइड कर देता है। एक होता है हमारा उत्तर भारत और दूसरा होता है हमारा क्या, दक्षिण भारत। ये होता है हमारा क्या, उत्तर भारत, और दूसरा होता है हमारा क्या, दक्षिण भारत। अब जब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इधर, तो क्या होगा, लगातार गर्मी बढ़ेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमको मालूम था, हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष लगभग लंबवत रहता है। तो मतलब भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं या भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया पर गर्मी अधिक होगी, सूर्य का ताप अधिक होगा। तो इस कारण हम यहाँ पे गर्मी अधिक होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, उष्ण कटिबंध। ये हमारे उष्ण कटिबंध वाले एरिया पर आएगा। जैसे जैसे हम हमारे जो भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे या दूर तरफ चले जाएंगे, तो क्या है कि लगभग लगभग जो सूर्य का प्रकाश का जो किरण है, सूर्य का प्रकाश, वो लगभग तिरछा होता है, तिरछा होता चला जाता है। जिससे क्या होता है कि जो गर्मी है या जो ताप है, ताप में बिल्कुल लगातार कम ही लगातार होता चला जाएगा। इसलिए हमने देखा था हमारे कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति लगभग कम होता है, इसलिए उस क्षेत्र में बर्फ की मात्रा अधिक है। तो ये हमने देखा था। कि ये होता है तो उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या कोष्ण कटिबंध, कोष्ण कटिबंध, इसको हम कोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। कोष्ण कटिबंध या कोष्ण शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में या हमारे भारत से ये जो अक्षांशीय रेखा जो गुजरती है, ऐसी इन अक्षांशीय रेखाओं का भी इन अक्षांशीय रेखाओं का भी प्रभाव होता है हमारे भारत में। तो इन अक्षांशीय रेखाओं का प्रभाव की अगर हम बात करें कि इन अक्षांशीय रेखाओं का प्रभाव, तो यहाँ पे एक हमारा राज्य पड़ता है केरल, केरल राज्य, केरल राज्य है यहाँ पे। केरल राज्य में याद रखना कि इन अक्षांशीय विस्तार के कारण प्रभाव भी देखा गया है। अब प्रभाव कैसा, केरल में प्रभाव, अगर बात करें हम केरल राज्य की, तो केरल राज्य में एक मान लो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन
और केरल राज्य में पड़ने वाला सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन याद रखना, मैं केरल राज्य की बात कर रहा हूं, तो केरल राज्य में सबसे बड़ा दिन होगा गर्मियों के समय पर और सबसे छोटा दिन ठंड के समय पर होगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन में, इन दोनों दिनों में टोटल 45 मिनट का डिफरेंस होता है भाई साहब। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब चलते हमारे लद्दाख में, ऊपर उत्तर में, यहां पे एक हमारा लद्दाख पड़ता है। आज तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो बात करें लद्दाख में, लद्दाख में सबसे बड़े दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन जब अलग अलग, ये तो अलग अलग ऋतु में पड़ेंगे, तो इन अगर दोनों में अगर बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 5 घंटे का डिफरेंस होता है भाई साहब। तो यहां तक किसी को कोई समस्या? तो हमने दो चीज देखा कि ये जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं का भी हमारे भारत में कई बार प्रभाव देखने को मिलते हैं, कई बार क्या प्रभाव देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप देख लीजिए। तो ये सारी चीजें हो गई। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि 1 डिग्री चलने पर, 1 डिग्री चलने पर हमको 4 मिनट का समय लगता है, याद रखना। देशांतर या देशांतरीय समय, देशांतरी समय की बात करें, देशांतरी समय रेखा की अगर हम बात करें, या देशांतरी दूरी की बात करें, क्योंकि देशांतरी दूरी मतलब कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, भाई कई रेखा खींची जाती है ना देशांतरी। तो देशांतरीय रेखा या देशांतरी रेखा में जो समय होता है वो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। हमने किसी भी देश का समय निकालना सीखा था और इस समय के आधार पर अगर हम 1 डिग्री चले तो 4 मिनट का लगता है। अगर हम देखें कि 82 डिग्री पर देखें तो आज ये जो हमारा भूमध्य पृथ्वी का ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इससे अगर हम 82 डिग्री अगर आगे बढ़ें, क्योंकि याद रखना ये जो 82 डिग्री वाला जो रेखा है ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है भाई साहब, यहां से। बिल्कुल ध्यान देंगे, कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं यहाँ पे, है ना, कोई समस्या है नहीं, सिर्फ आप देखते बस चलें, आपको A to Z सारी चीजें कंफर्म होगी। तो ये हमारे यूपी के, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से हमारे यूपी के मिर्जापुर से गुजरता है कौन सा रेखा? 82.5 डिग्री रेखा, जो कि हमारे भारत का मानक समय रेखा भी कहलाता है, ठीक। तो 82.5 डिग्री, आप अगर इससे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो याद रखना कि ये जो हमारा 0 डिग्री GMT है, विश्व की जो सारे देशों का जो समय रेखा इससे तय होता है हमारे GMT से, तो इससे हमारे देश का टाइम, इस GMT से हमारा देश इधर है भाई, सूर्य इधर है भाई। सूर्य जब निकलेगा तो भाई पहले सूर्य हमारे देश में होगा, इसके बाद फिर इधर वाले देशों में होगा भाई, ऐसे देशों में होगा ना। अगर हम उल्टा चले तो पहले भाई यहाँ सूर्योदय होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो याद रखना कि हमारे भारत जो देश है, हमारा भारत देश में जो डिग्री है, जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पर है। पहली चीज, हमारा भारत इस GMT से 5 घंटा 30 मिनट का समय आगे चलता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस GMT से हमारा भारत 5 घंटा 30 मिनट का समय आगे चलता है, कितना बात ध्यान रखना। और हमारे भारत का मानक समय रेखा, ये जो हमारा 82.5 डिग्री जो ये रेखा गुजरता है हमारे यूपी के मिर्जापुर से, यहाँ हमारे भारत का समय रेखा भी तय होता है, इसको हम भारत का मानक समय रेखा भी कह सकते हैं। अब ये जो हमारे 82.5 डिग्री रेखा, बोले सर ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गई कि एक और देशांतर रेखा हमारे भारत से गुजरी है 82.5 डिग्री, जिससे हमारे भारत का समय निर्धारित होता है। हमने ये भी समझ लिया कि भैया हमारे भारत इस GMT से या इस वाले ये जो हमारी देश 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जितने भी देश होंगे, इन देशों से हमारे भारत देश का जो समय होगा वो 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है।
लेकिन सर ये जो रेखा है ये कहां से गुजरता है, किन किन देशों से या किन किन राज्यों से, सॉरी देश नहीं राज्य। तो ये हमारे जो जीएमटी है, ये मानक जो समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये हमारे भारत देश के 5 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। पहला राज्य भैया यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा, ओडिशा। और पांचवा है आंध्र प्रदेश। ये होते हैं भाई साहब हमारे 5, ये होते हैं हमारे कौन से 5 राज्य हैं। ये होते हैं हमारे कौन से 5 राज्य, जो कि हमारे भारत देश से गुजरने वाले 82.5 डिग्री रेखा, जो कि हमारे भारत देश का मानक समय रेखा कहलाता है, वो इन 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी कोई संशय है क्या? अब तो नहीं होना चाहिए यार भाई, है ना? ठीक है, अब देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसके आगे मैं कुछ और भी बातें बता देता हूं, जैसे कि आपको तो कई जगह देखने को मिल भी जाएगा, कई बुकों में तो ये सारी चीजें नहीं भी मिलती हैं। तो ये सारी चीजें, तो मैं ये सारी चीजें रब कर देता हूं। आप सारी चीजों को हूबहू नोट करते चलेंगे। कोई अगर समस्या हो रही हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं कि जैसे हमने अभी इसके पहले वाली क्लास में देखा था कि सर आपने जो बताया था कि हमारे भारत की जो तटीय रेखा है वो 7516.6 किलोमीटर लगता है। ये आपने बताया था भारत का तटीय रेखा, कि भारत का तटीय रेखा इतना है। तो सर भारत का टोटल स्थलीय कितना है? तो भारत का टोटल जो स्थलीय रेखा, स्थलीय जो सीमा है, वो टोटल 15,200 किलोमीटर लगता है भाई साहब। इतना बात ध्यान रखेंगे, टोटल 15,200 किलोमीटर टोटल हमारे भारत से स्थलीय देशों की सीमा लगता है, 15,200। और स्थलीय जो जलीय भाग है वो 7,500। इस 7,500 में भी टोटल हमारा जो जलीय भाग है, हमारे भारत को डायरेक्ट टच करने वाला जो भाग है वो 6100 किलोमीटर है, 6,100। और बाकी इस 6100 में जितना भी भाग बचा वो हमारे कुछ जो जलमग्न द्वीप है ना, उनसे लगता है भाई हमारा कुछ भारत का भाग, या उनको जोड़कर ये होता है 7,516 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं कि भाई सबसे ज्यादा हमारे जो भारत जो सीमाएं लगती हैं वो कौन सा है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे भारत से 1962 किलोमीटर लगता है हमारे भारत से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हमारे जलीय द्वीप हैं। दूसरा होता है हमारा कौन सा? गुजरात। दूसरा होता है हमारा कौन सा? गुजरात। ये हमारा लगता है कौन सा? नहीं सॉरी, ये जो हमारे हैं कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा किससे लगता है, किन राज्यों से लगता है या कौन से द्वीपों से लगता है, ये हम देख पा रहे हैं। तो इन राज्यों से सबसे ज्यादा या इन द्वीपों से सबसे ज्यादा सीमा लगती है, ठीक है ना, याद रखेंगे फर्स्ट के। तो गुजरात से लगता है कितना? 1214। और आंध्र प्रदेश में लगता है 943। और पुदुचेरी से लगता है भैया टोटल 47 किलोमीटर। पुदुचेरी एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी। इन सब को मिलाकर के कुछ ये सारी चीजें हैं
जो इस 7516 किलोमीटर में कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो हमारे भारत के बाहर जो की सीमाएं जो लगती हैं, या उन सीमाओं को जोड़ करके टोटल 7500 होता है, टोटल 6100 होता है डायरेक्ट अगर देखा जाए तो। ठीक है, टोटल सबको जोड़ करके 5000 और 7516 होता है। ये सारी चीजें हैं और इतनी सारी चीजें आपको सब क्लियर हो गई होंगी। तो ये है और आगे चलते हैं। टोटल जो तटीय सीमा होता है, टोटल तटीय सीमा है 6100, और अगर द्वीपों की सीमा रेखा को अगर शामिल कर दिया जाए तो टोटल होता है 7516.6 किलोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना, बार बार बता रहा हूं, टोटल तटीय सीमा जो है वो 6100 है, और अगर हमारे पास जो हमारे द्वीप है ना, भारत के छोटे मोटे जो जलमग्न द्वीप हैं, उन द्वीपों को अगर शामिल कर दिया जाए तो हो जाता है 7516 किलोमीटर। तो ये मैंने टोटल पहली क्लास में मैंने टोटल बता दिया था, अभी मैंने दोनों को अलग अलग बता दिया। ठीक है, टोटल अगर स्थलीय सीमा की लंबाई की जाए तो 15,200 किलोमीटर होता है। ये होता है हमारा भारत देश, और ये हम देख रहे थे हमारे भारत देश की पोजीशन। अब आइए कुछ और भी सारी चीजें जान लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दिया, ये हो गया। अब हमारा जो भारत देश की अगर बोले कि सर टोटल क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है हमारे पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये है भाई साहब हमारे भारत का ये हमारे भारत का टोटल एरिया 32,87,000 है, 87 है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर विश्व की अगर हम विश्व के अगर धरातल से, विश्व का जो धरातल है, विश्व का जो टोटल एरिया, जो टोटल पृथ्वी पूरी विश्व की, अगर उसके बारे में, अगर पृथ्वी का टोटल अगर धरातल को अगर हम 100% मान लें, तो इस 100% में 2.4% हमारे भारत का हिस्सा है, या विश्व की टोटल पृथ्वी में 2.4% हमारा भारत देश स्थित है। क्लियर? तो हमारे भारत विश्व के कितने परसेंट में है? 2.4% जगह पर हमारा भारत देश है। विश्व के 2.4% में हमारा भारत देश है। ठीक, अब हम करते हैं कि हमारा जो भारत देश है, ये भारत देश 7वां नंबर का देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश। तो भाई पहला कौन सा? तो पहला है भैया जी रूस, जिसको हम रसिया कहते हैं, रूस। दूसरा है कनाडा, तीसरा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। चौथा है चीन या चाइना, चौथा चीन। और पांचवा है हमारा कौन सा? ब्राजील, पांचवा है ब्राजील। छठवा है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर हमारा भारत, 7वें नंबर पर हमारा। तो याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। ठीक, तो ये थे भारत के बारे में कुछ जानने योग्य कुछ तथ्य, जिसके बारे में हमने कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस किया। और आज के लिए बस इतना ही, और बाकी तो आप लोग को सारी चीज़ें मालूम है। ठीक है, और एक दो पॉइंट और अगर मुझे याद आ रहे हैं तो वो मैं बता देता हूँ कि हमारे भारत देश में पहले 29 राज्य थे, अब 28 हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर और JNK था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 में इनको राज्य के दर्जा से हटा करके इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को इनको राज्य का दर्जा से अलग किया गया है। पहली चीज, दादर एवं नगर हवेली
और दमन एवं दीव जो यहाँ पढ़ते हैं, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को 26 जनवरी 2020 को एक किया गया है। तो ये भी याद रखना है आप, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक कर दिया गया। ठीक, तो ये कब हुआ था? 26 जनवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है भैया लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप। याद रखना, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है, तो ये हमारा पूरा भारत। आज हमने भारत के बारे में सारी चीजें देखा। और कल से जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, वो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो अब डायरेक्ट हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। और सिलेबस में जैसे हमने देखा था कि भारत के संरचनाएं, भारत के चट्टानें, और भारत के चट्टानों को लेकर के उन पे हम बात करेंगे। तो हम देखेंगे कि आर्कियन चट्टानें, गोंडवाना की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, दक्कन की चट्टानें, ठीक है ना, आर्कियन की चट्टानें, धारवाड़ की चट्टानें, है ना, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों के बारे में बात करेंगे, इन चट्टानों का क्रम क्या था और इन चट्टानों पे पाए जाने वाले खनिज क्या क्या हैं भाई, वो हमारे मानव जीवन के लिए कैसे उपयोग साबित हो सकते हैं या कैसे उपयोगी हैं, उनसे मिलने वाले हमारे खनिजों के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कथा अब हम कल बात करेंगे। तो आज ये हमारा भारत का एक शॉर्ट या जैसा भी आप कहना चाहें, ये सारी चीज़ें आज हमने भारत की स्थिति को देखा। तो आज की वीडियो को आप बने रहे, आपने इतना लंबा पेशेंस रखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और मिलता हूं बहुत जल्दी। नमस्कार, धन्यवाद।